हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि इस चैनल के माध्यम से जल्दी रीट, यूपी टेट और सुपर टेट की क्लासेज लगेंगी। सो क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं और आज दूसरी क्लास है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। और आज की क्लास में हम लोग सीडीपी में जो विकास की अवधारणा से पढ़ रहे थे उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, जहां से आपके 5 नंबर क्लियर होंगे। किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपको 5 नंबर यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये जितने भी फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला है कि विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब कंटेंट पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विकास का जो क्रम है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी चीज़ को एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में पढ़ेंगे और उनसे हटकर भी पढ़ेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ से आपको एग्जाम में वो सीधे देखने को मिल सकते हैं। वे ऐसे पॉइंट होंगे कि आपके एग्जाम में एज टू एज देखने को मिलेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितनी भी पिछली कक्षाओं में यानी पिछली परीक्षाओं में वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं इस हिसाब से आप लोगों को कह रहा हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें यहाँ से आपके 5 नंबर क्लियर होंगे। केवल इस एक वीडियो को आप देख लेंगे, आपके 5 नंबर किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो वहाँ से 5 नंबर ये आपको काम करेंगे, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा जो कि आप उसको समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, पहला ऑप्शन है कि विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। मैंने इस फैक्ट को आपको बताया, ठीक है। दूसरा क्रम ऑप्शन है कि विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। मैंने इसको भी पिछली क्लास में बताया था कि जो विकास में जो परिवर्तन होता है वह शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, और सामाजिक भी होता है, मानसिक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है। ये विकास में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, विकास गुणात्मक होते हैं, ठीक है। विकास में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? गुणात्मक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चे की हाइट अगर आज 5 फीट है तो हो सकता है कुछ सालों बाद 6 फीट हो जाए, या जब बच्चा शैशवावस्था में तो उसकी हाइट 2 फीट है या 1 फीट है, तो किशोरावस्था में जाकर उसकी हाइट 4 फीट, 4.5 फीट जो भी होगी। तो ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं ना है कि वो घट रहा है कि 3 फीट से 2 फीट हो गया, नहीं ना। उसकी क्या है, उसकी हाइट उसकी बढ़ रही है। तो ये क्या हो रहा है? गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, बच्चे के जो हाइट है उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। तो विकास में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? गुणात्मक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास क्रम प्राणी को परिपक्वता अवस्था प्रदान करता है। देखिए, हाँ, जो विकास क्रम होता है ना, वो जो भी हो, बच्चा हो या प्राणी, जो व्यक्ति हो, उसमें क्या करता है? उसमें परिपक्वता को स्थापित करता है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसकी कल्पना करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति अच्छी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, उसका विकास होगा, तो वो क्या करेगा? वह परिपक्व होगा, तो स्वयं निर्णय लेने लगेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको किसी भार को दिया जाएगा उठाने के लिए तो वो नहीं उठा पाएगा, लेकिन जब उसका विकास हो जाएगा तो वह उस भार को उठा लेगा, तो वह आत्मनिर्भर हो जाएगा, दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वह बच्चा परिपक्व हो गया है, ठीक है। उसके अंदर परिपक्वता का विकास हो रहा है। तो जो विकास क्रम में जो भी हो, प्राणी हो, मनुष्य, क्या होता है? उनमें परिपक्वता होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विकास परिपक्वता में परिवर्तन की श्रृंखला है। देखिए, जो विकास, परिपक्वता और परिवर्तनों की क्या है? श्रृंखला है। हाँ, विकास के माध्यम से ही परिपक्वता में आएगा, और ये परिवर्तन की एक श्रृंखला। ऐसा नहीं है कि किसी भी मनुष्य में, किसी भी प्राणी में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा। यह एक श्रृंखला है, ठीक है। देखिए, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुराने विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। देखिए, जो विकास है एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है, और इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुराने विशेषताओं की समाप्ति होती है। जैसे 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 बच्चा बढ़ेगा, व्यक्ति के अंदर विकास होगा, तो जो पीछे की चीज़ें होती हैं क्या होती है? उनका
उनकी समाप्ति होती है और नए चीज़ों का विकास होता है। जैसे कि कोई बच्चा है 1 से 5वीं कक्षा में पढ़ा, जब वह छठवीं से 8वीं कक्षा में जाएगा तो क्या करेगा, 1 से 5 वाली कक्षा की जो सहपाठी होंगे उनसे क्या होगा, उनका लगाव वहाँ से छूटेगा, क्योंकि वह दूसरे कक्षा में जा रहे हैं, वह दूसरे कक्षा में जा रहे हैं, तो उनके नवीन दोस्त बन रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, पुराने दोस्तों से अलगाव हो रहा है। तो ये एक क्रम है विकास का। ये विकास का क्रम, जैसे आप छोटे हैं, किसी कार्य को करने में आप वहाँ पे निपुण नहीं है, ठीक है, आप निपुण नहीं है, लेकिन आपको आपके हिसाब से कार्य दिया जा रहा है कि आप छोटे हैं तो आपको छोटा कार्य दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर विकास होगा, आप बड़े होंगे, तो आपको उस छोटे कार्य को नहीं दिया जाएगा, एक नए बड़े कार्य को दिया जाएगा, क्योंकि आप उस कार्य को करने में सक्षम है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को समाप्त कर रहे हैं और नई चीज़ों से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे यही बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। देखिए, हाँ, विकास नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। कुछ बच्चों में विकास होता है कि वह धूम्रपान करने की लत लग जाती है, और कुछ बच्चों में ऐसे सकारात्मक विचार आते हैं कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रचनात्मक की बात हो रही है और विनाशात्मक दोनों प्रकार की। देखिए, रचनात्मक की बात करने की बच्चे के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर जो कल्पना शक्ति के हिसाब से किसी कार्य को करने में सृजनशीलता होती है, लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है कि उस चीज को विनाश करने में, उसको बिगाड़ने के चक्कर में बच्चे पड़ जाते हैं। तो जो विकास होता है ये रचनात्मक भी होता है और विनाशात्मक भी होता है, दोनों प्रकार के विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी विकास और निकट दूर विकास। देखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को होते हैं। आपको एग्जाम में एज टू एज पूछ दिया जाएगा कि निकट दूर विकास क्रम क्या है या मस्तकाधोमुखी विकास क्या है, ठीक है। देखिए, मस्तकाधोमुखी विकास का मतलब होता है सिर से पैर की तरफ, ठीक है, और निकट दूर विकास क्रम का होता है कि आपके केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इन 2 पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एक मस्तकाधोमुखी विकास और दूसरा निकट दूर विकास क्रम, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए, मस्तकाधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है, मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। देखिए, भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। देखिए, जब बच्चा भ्रूणावस्था होता है तो पहले देखिए बच्चे का सिर का ही विकास होगा। पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, बाद में धड़ का विकास होता है और फिर बाद में निचले भागों का विकास होता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको पूछा जाएगा कि भ्रूणावस्था में विकास होता है पहले सिर का, धड़ का, निचले भागों का, इनमें से कोई नहीं। अब आपको इसमें सही आंसर करना होगा कि भ्रूणावस्था में पहले किसका विकास होता है, ठीक है। तो आप सिर का लिखेंगे, धड़ का, निचले भागों का, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ से यूपी टेट, रीट, आपके सुपर टेट, इन तीनों एग्जाम परीक्षाओं में या किसी भी सी टेट को छोड़कर, केबीएस को छोड़कर, DEES को छोड़कर और सभी टीचिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के आते हैं, ठीक है। तो मैं स्पेशल रीट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए क्लासेस ले रहा हूँ, तो मैंने उन चीज़ों को इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो निकट दूर क्रम के शारीरिक विकास का एक केंद्रीय भाग होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर का एक केंद्रीय भाग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से विकास ऐसे ऐसे यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, विकास ऐसे ऐसे होगा। और जो सिराधमुखी विकास था वो क्या था कि आपके सिर से आपके पैर की तरफ विकास बढ़ेगा। तो ये 2 पॉइंट है जहाँ से आपके किसी भी एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। देखिए, विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। मैंने आपको बताया था कि जो विकास क्रम होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। तो बस ठीक वही पॉइंट यहाँ पे है। देखिए, प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रति मानव में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। देखिए, सभी बालकों का जो विकास होता है उनमें क्या होती है, भिन्नता होती है। किसी
बालक का विकास शैशवावस्था में अधिक होगा तो बाल्यावस्था में कम होगा, किसी बालक का बाल्यावस्था में अधिक होगा तो शैशवावस्था में कम होगा। तो जो विकास दर है प्रत्येक बालक का अलग अलग होता है, ठीक है। कोई बच्चा आपका 1 साल में चलने लगेगा, कोई बच्चा 1.5 साल में चलने लगेगा। तो ये क्या है, प्रत्येक जो बालक हैं उनके विकास का क्या है, उनके विकास दर में भिन्नता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती। देखिए जो शरीर के जो विभिन्न अंग है ना, इनकी जो विकास गति होती है ये समान नहीं होती है। आपको हो सकता है कि आपके पैर जो है उनमें वृद्धि तेजी से हो रही है, लेकिन आपकी भुजाओं में जो वृद्धि तेजी से नहीं हो पा रही है, ठीक है। आपके सर की वृद्धि हो रही है, लेकिन आपके जो उंगलियां हैं हाथों की, इनकी वृद्धि सही ढंग से नहीं हो रही है। तो ये एक सही क्रम इनका निर्धारित नहीं है, ठीक है। विकास की गति समान इनका नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, देखिए विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का परिणाम है। देखिए जो विकास होता है वह परिपक्वता और शिक्षण दोनों का एक परिणाम है, क्योंकि विकास के माध्यम से ही व्यक्ति में, प्राणी में परिपक्वता आती है, और ये शिक्षण भी है, ठीक है। जैसे आप विद्यालय में जा रहे हैं, कक्षा में जा रहे हैं, तो ये परिपक्वता आपके अंदर आ रही है, तो ये शिक्षण के द्वारा भी आ रही है। कि जैसे नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट उपद्रवी है तो शिक्षक उसको मोटिवेट करता है, शिक्षण देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये कार्य करना चाहिए। तो ये भी विकास में एक परिपक्वता लाने की पूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकास परिपक्वता और शिक्षण दोनों का क्या होता है, परिणाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है। देखिए जो बालक का विकास होता है ना, इसमें पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि संतुलित और पौष्टिक भोजन से क्या होगा कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास में सहायता मिलती है। किसी भी बालक को आप लोग कहते हैं ना कि हॉर्लिक्स पिलाइए, बच्चे को दूध पिलाइए क्योंकि उसका विकास होगा, तो जी बिल्कुल सही है, ये शारीरिक विकास और मानसिक विकास में सहायक करते हैं। तो पौष्टिक आहार अगर बच्चों को आप दे रहे हैं तो उसके शारीरिक विकास में और उसके मानसिक विकास में भी बहुत सहायता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, देखिए शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 नंबर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे देखिए शैशवावस्था में शिशु क्या होता है कि पहले जब इस भौतिक दुनिया में आता है तो सबसे बड़ा समावेशन करता है इस भौतिक दुनिया में, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जो शैशवावस्था में शिशु होता है वह समायोजन की अवस्था कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो इस वातावरण से, इस आंतरिक गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से जब निकल कर, देखिए गर्भाशय के अंदर भी एक वातावरण होता है, लेकिन उस वातावरण से निकलकर इस भौतिक वातावरण जिसको हम बाह्य वातावरण कहते हैं, इसमें समायोजन करता है। इसलिए शैशवावस्था शिशु की समायोजन की अवस्था कहलाती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक के विकास में को प्रभावित करने वाले तत्व। देखिए जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले होते हैं, पोषण होगा आपका, बुद्धि होगा, यौन होगा, अंतरस्रावी ग्रंथियाँ होंगी आपकी, और से बहुत से पॉइंट हैं, प्रजाति होगी, रोग एवं चोट होगा, घर का वातावरण होगा, पास पड़ोस का वातावरण होगा, विद्यालय का वातावरण होगा, सांस्कृतिक वातावरण होगा, शुद्ध वायु एवं प्रकाश होगा। तो ये सभी पॉइंट जो हैं ये क्या है कि शिशु के या व्यक्ति के या बालक के विकास के प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, देखिए शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था का कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन करता है। इस फैक्ट को मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैशवावस्था को अपरिपक्वता, पराश्रितता, संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता इत्यादि के रूप में जाना जाता है। देखिए जो शैशवावस्था उसमें अपरिपक्वता होती है, पराश्रितता का मतलब दूसरों पर आश्रित, संवेदनशीलता भी होती है और व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है। तो शैशवावस्था को इन नामों के रूप में भी जाना जाता है। आपको कभी कभी पूछा जाए कि अपरिपक्वता की कौन सी अवस्था है, दे देगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो
आपको वहाँ पे सही आंसर चूज करना होगा कि शैशवावस्था को क्या कहा जाता है, अपरिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट है, आप लोग इसको नोट करिए, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। देखिए कुछ विशेषताएं हैं बचपन अवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, कि बचपन अवस्था को किन किन नाम से जाना जाता है। देखिए बचपन जो अवस्था होती है उसे खतरनाक आयु के नाम में के बारे में, खतरनाक अवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी जितने भी पॉइंट है, जितने भी नाम है, मैं आपको यहाँ पे इकट्ठे इंक्लूड कर दिया हूँ और आप लोग इन सबको नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें से आपके 1-2 नंबर किसी भी एग्जाम में पूछेंगे। मैं 8-10 नाम दे दिया हूँ कि बचपन अवस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है, किन किन व्यवहार से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया है। देखिए बचपन की अवस्था को खतरनाक अवस्था के रूप में जाना जाता है, अजीबो गरीब अवस्था। देखिए अजीबो गरीब खतरनाक अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था। देखिए जब बाल्यावस्था बचपन की अवस्था में बच्चा क्या होता है, बालक कि आत्मनिर्भर होता है। उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अवस्था, देखिए इसमें वृद्धि दर बहुत तीव्र उत्तरोत्तर होता है, इसमें कमी नहीं होती है। ठीक है, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, देखिए जब इस अवस्था में बालक होता है तो कोई शब्द को बार बार दोहराता है। ठीक है, आत्मकेंद्रता व स्वप्रेमी भी, इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर आत्मकेंद्रता और स्वप्रेमी दोनों की भावना उत्पन्न होती है। देखिए इसमें नैतिकता की भावना भी उत्पन्न होती है। देखिए अनुकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होती है। देखिए बचपन काल की अवस्था में अनुकरण की भी, आप जो करेंगे आपका देखकर बच्चा भी वही करेगा। मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि जो मानसिक विकास होता है ना, इसमें बहुत तीव्रता होती है। और सामाजिक भावना का उदय, देखिए यहीं से बच्चे में जो सामाजिक भावना होती है उसका प्रारंभ होता है, यही से बच्चे के अंदर सामाजिक भावना का उदय होता है। तो ये थे कुछ बचपन। देखिए अब कुछ पॉइंट है कि पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित कुछ हम लोग ऐसे पॉइंट देखेंगे जो कि इससे रिलेटेड होता है। देखिए जो पूर्व बाल्यावस्था तो इसको तीव्र विकास की अवस्था कहा जाता है। मैं इन सभी पॉइंटों को, इन सभी छोटे छोटे पॉइंटों को एक जगह इकट्ठा किया हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसको तीव्र विकास की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसको स्कूल की अवस्था कहा जाता है, जब इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है। समूह की अवस्था, यहीं से समूह पूर्व की अवस्था, यह समूह बनाने से पूर्व की अवस्था कहा जाता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कहा जाता है, देखिए यहीं से बच्चे के अंदर जिज्ञासु उत्पन्न हो जाती है, स्कूल जाने की, घर जाने की, मेला देखने की। ठीक है, और पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है। पूर्व बाल्यावस्था में ही बालक अपनी क्रियाओं का हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, इसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। ये है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। देखिए मैंने कहा था ना कि मैं सारे टॉप पॉइंट को एक जगह इंक्लूड कर दिया, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बचपन अवस्था, सभी को मैं एक जगह इंक्लूड कर दिया हूँ कि आपके एग्जाम में अगर सुस्ती की आयु पूछ दे तो आप जाइए तुरंत उस पर उत्तर आंसर करिए उत्तर बाल्यावस्था। गंदी आयु पूछे जाइए तुरंत उत्तर बाल्यावस्था लगाइए। देखिए मैंने किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था नहीं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। देखिए आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनते हैं बाल्यावस्था से। ठीक है, इस बाल्यावस्था से क्वेश्चन बनेंगे और इसमें भी आपके उत्तर बाल्यावस्था से बनेंगे और एक पूर्व बाल्यावस्था से बनेंगे। तो आपको मैंने उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की बात हो रही है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता मैंने आपको ऊपर बताया हूँ और उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था में यहाँ पे जा रहा हूँ बताने। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी लीजिए, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बचपन की अवस्था, इन तीन ही मतलब अवस्थाओं से क्वेश्चन आपके रीट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको इंक्लूड करके एक जगह बनाया हूँ, तो आइए इनको भी देख लिया जाए। देखिए उत्तर बाल्यावस्था को क्या क्या कहा जाता है। देखिए इसको प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। देखिए यहाँ पे प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। सुस्ती की आयु भी इसी को कहा जाता है, गंदी आयु भी इसी को कहा जाता है, और समूह आयु की अवस्था और नैतिक विकास की अवस्था भी इसी को कहा जाता है। तो ये है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं। ठीक है, विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको
नोट कर लीजिएगा। विकास के जो क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको अलग से इसको इंक्लूड किया हूँ किशोरावस्था से, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं कि सुनहरी अवस्था किसको कहा जाता है। मैं अगर यहाँ पे इसको नहीं इंक्लूड करता तो आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन हो जाता और आप लोग उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था या बचपन की अवस्था में ट्रिक करके चले आते। इसलिए मैंने सुनहरी अवस्था के को इंक्लूड किया हूँ कि इसे यह कौन सी है, यह किशोरावस्था, ये जो विकास का क्रम किशोरावस्था का है और इसी को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट किशोरावस्था है तो, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, मैं इस पूरे क्लास को आप देख लेंगे तो यहाँ से आपके 5 नंबर किसी भी टीचिंग एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। 5 नंबर आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे। और एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, देखिए यह परिवर्तन की अवस्था है। देखिए यही एक ऐसी अवस्था है कि यहाँ से परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये एक परिवर्तन की अवस्था है। यह अवस्था में समलिंगी भावना का विकास होता है। देखिए समलिंगी भावना का मतलब होता है कि आपका अपने दूसरे लिंगी की, समलिंगी का मतलब जैसे आपका अट्रैक्शन अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, महिला दोस्तों के साथ, पुरुष दोस्तों के साथ, इस अवस्था में क्या होता है, विकास होता है। बच्चा ये सोचेगा कि जो मेरा दोस्त है वो लड़का हो या वो लड़की हो। ठीक है, तो इसी को समलिंगी भावना कहते हैं। ठीक, इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। देखिए इसी अवस्था को कल्पना की अवस्था, चिंतन की अवस्था का, इस अवस्था में बालक क्या होता है, कल्पना करता रहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पे गया हूँ, मेरे अंदर इसकी अनुभूति हो रही है। ठीक है, यह तनाव और परेशानी की अवस्था है और इन्हीं सभी कल्पना की वजह से ही क्या करता है, बच्चे के अंदर तनाव होता है और परेशानी होती है। ठीक है, तो किशोरावस्था आपके टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप लोग देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछ देगा कि समलिंगी भावना की अवस्था किसे कहा जाता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। अगर थोड़ा सा और आपको कंफ्यूजन करेगा तो उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था भी ऑप्शन में दिया है, पूर्व बाल्यावस्था दिया है, तो इन्हीं दोनों में कोई ऑप्शन सही होगा। अब जय माता दी लगाकर मार देंगे, गलत हो जाएगा। नहीं, आपको इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि क्या किस अवस्था को कौन सी अवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर कल्पना की प्रधानता पूछे, कल्पना की अवस्था कौन है, किशोरावस्था। परेशानी की अवस्था कौन है, किशोरावस्था। तनाव की अवस्था कौन है, किशोरावस्था। परिवर्तन की अवस्था कौन है, किशोरावस्था। ठीक है, आप लोग समझ गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। देखिए यह क्या है कि आपका यह वृद्धि और देखिए यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो वृद्धि होती है यह पूर्ण होती है। ठीक है, इस अवस्था में आपकी वृद्धि पूर्ण होती है, तो इसको वृद्धि पूर्ण की अवस्था कहा गया है। और यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। देखिए इसी अवस्था में क्या होता है कि बच्चा आत्मनिर्भरता होता है और अपने व्यवसाय चुनने की ओर अग्रसर होता है। तो इसको कहा गया है कि यह अवस्था क्या है, आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए ये बात हो गई थी आपकी वृद्धि से, विकास से। देखिए अब कुछ पॉइंट हम लोग वृद्धि से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। जो आपका जो वृद्धि क्रम है वो आपकी गर्भधारण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक क्या करती है, चलती रहती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। देखिए जो वृद्धि होती है ना वो आपके शारीरिक में होती है, और जो विकास होता है, मानसिक विकास, शारीरिक वो आपका क्या होता है, वो विकास होता है। लेकिन वृद्धि शारीरिक होता है, जैसे आपकी हाइट में विकास, आपकी मोटाई में विकास। ठीक है, एक देखिए वृद्धि क्या होती है, यह मात्रात्मक होती है। देखिए वृद्धि के दौरान परिवर्तन क्या होते हैं, मात्रात्मक होते हैं। जैसे आपकी हाइट कितनी बड़ी, इसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, कि 5 फीट 6 फीट जितना भी, तो क्या होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। और जो वृद्धि में परिवर्तन होते हैं ये क्या होते हैं, शारीरिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए वृद्धि में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं। जो वृद्धि होती है इसमें जो परिवर्तन होते हैं वह रचनात्मक होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। देखिए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। जब भी निरंतरता का सिद्धांत आए आप तुरंत आंसर करिएगा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
देखिए निरंतरता का सिद्धांत देगा और एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, आपके ऑप्शन में जब भी देगा तो निरंतरता का सिद्धांत लिखेगा, एकीकरण का सिद्धांत लिखेगा। अभी कह देगा कि विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, कभी न समाप्त होने वाला का सिद्धांत, ऐसे आपके ऑप्शन देगा, आप गलत करके चलाएंगे। तो देखिए ये जो विकास क्रम है, आपको ये पॉइंट याद करना है कि जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। तो यह निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित है। देखिए जो विकास और वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक है ना, ये शिक्षण खेल विधि को बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं। तो यहाँ पे ये इसी पे आधारित होती है, विकास और वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, देखिए विकास में वृद्धि का तात्पर्य बालकों में सीखने, असमर्थ या तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है, जो विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या होती है, तर्क करने की क्षमता का विकास हो, स्मरण करने की क्षमता का विकास हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में यही आपको कहा गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 280 दिन लगते हैं गर्भ में विकसित होने के लिए बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवजात शिशु का भार कितने पाउंड होता है पूछेगा, तो 7 पाउंड पूछेगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके बने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा नहीं तो आप देखिएगा उसमें सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी आपको पूछा गया है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, 270 दिन, 80 दिन, 85 दिन, ऐसे दे देंगे। ठीक है, नवजात शिशु का भार कितना हुआ, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड, 10 पाउंड, ऐसे देगा। तो ये क्वेश्चन सभी आपको एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, देखिए हर्लाक के अनुसार, हर्लाक एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इन्होंने कहा था कि जो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। देखिए इन्होंने कहा था कि जो विकास के अनुसार क्या होती है कि विकास के परिणाम स्वरूप क्या होती है, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था। देखिए ये मैकडूगल मनोवैज्ञानिक है, इनका मूल प्रवृत्तियों से आपको 14 मूल प्रवृत्तियाँ याद करनी है। और मूल प्रवृत्तियाँ के लिए मैं आपको 14 मूल प्रवृत्तियाँ के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ का वीडियो मैं एक बनाऊंगा और वहाँ से आपके 3 नंबर क्लियर होंगे। 3 नंबर। देखिए कोई भी एग्जाम में आपको एक संवेग से क्वेश्चन मिलेंगे और एक मूल प्रवृत्ति से मिलेंगे, कभी कभी संवेग के क्वेश्चन 2 मिलेंगे। ठीक है, और मैं इसलिए 3-2 कर रहा हूँ क्योंकि जो मूल प्रवृत्तियां से क्वेश्चन है ना, आपके किसी भी पोर्शन में बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपके यह सीडीपी में ही बनेंगे, आपके हिंदी में भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, देखिए वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। देखिए जो ये वृद्धि और विकास है, मैंने कहा था ना कि विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध के बारे में, तो इन्होंने वृद्धि और विकास के बारे में कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार, अपने सिद्धांत दिए थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आपकी जो रेट होता है ना, ये उच्च लेवल का होता है यूपी टेट की अपेक्षा। तो आपके जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से देखने को मिल सकते हैं 100%। ठीक है, तो देखिए जो वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो पहले मनोवैज्ञानिक है फ्रायड, इन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था। फिर पियाजे हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके बाद एरिक्सन है, इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। चोम्स्की ने भाषा का सिद्धांत दिया था। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विकास और वृद्धि को रिलेटेड इनसे क्या किए थे, अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपकी विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका यहाँ से 5 नंबर पूरा क्लियर होगा। ठीक है, आपका यहाँ से 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे और किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपको यहाँ से 5 नंबर देखने को मिलेंगे। मैंने विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध के पूरे टॉपिक पॉइंट कवर कर दिया हूँ।
जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे या आप कहेंगे तो मैं जो अवस्थाएं हैं उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कौन किस अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है। तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैंने आप लोग सी टेट में पढ़े हुए हैं तो कुछ चीज़ें आपको याद हैं। तो मैं सी टेट को देखते हुए मैं इस क्लास को मतलब इस क्लास में ऐसे फैक्ट इंक्लूड किया हूँ कि जो चीज़ आप सी टेट में पढ़ चुके हैं दोबारा आप उन चीज़ों को क्यों पढ़ें। तो देखिए समय आप कैसे बचा पाएंगे, जो चीज़ें आपको आप पढ़ें, अब मुझे पता है कि वो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी, जो चीज़ें आप पढ़ें वो नहीं भूलेंगी। तो मैं उन चीज़ों को आपको आपके अंदर विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ें आपके रीट में पूछें, आपके यूपी टेट में पूछे, आपके सुपर टेट में पूछे। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से आपकी तैयारी करा रहा हूँ कि आपका एग्जाम अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, पूरा देखने के बाद कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और ये वीडियो कैसी लगी अपने, अगर आपका कोई व्यक्तिगत विचार है तो वो भी जरूर हमें बताएं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।